गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम फंजाई, इस फंजाई किंगडम में कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। क्या विशेषताएं हैं इनकी? ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। कुछ टाइप के फंजाई होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनि एंड मल्टी सेलुलर। अगली विशेषता इनकी यह है कि ये होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का, उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अगली विशेषता इनकी ये होती है, ये होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि अपना खाना खुद बनाने की एबिलिटी इनके पास नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स नहीं है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और ग्रीन प्लांट्स के पास होते हैं। अगली फीचर ये है कि ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। और इस नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये खाने के ऊपर खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। या तो पैरासाइटिक हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, या फिर इनके अंदर क्या है कि ये डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या हुआ? एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर से जो सड़ रहा है उससे न्यूट्रिशन अपना एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो सेप्रोफाइट्स वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है? फंजाई के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इनका हमारी लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही इन्होंने दिया है। देखो लिखा है इन्होंने, फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, फंगस के स्पोर्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, वो किसी भी सरफेस पर, सूटेबल सरफेस पर वो बैठ जाते हैं, और वहाँ पर जैसे ही वो गिरे उसके बाद वो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें क्या है, फिलामेंट्स डेवलप होते हैं। वो फिलामेंट्स, इनको हम हाइफी कहते हैं। तो फंगस का स्ट्रक्चर असल में क्या है, छोटे छोटे फिलामेंट से मिलकर बना है, जिनको कहते हैं हाइफी। हाइफी सिंगल फिलामेंट को कहा जाता है, और हाइफा प्लूरल, है ना, सिंगुलर प्लूरल। हाइफी के अरेंजमेंट को कहते हैं माइसीलियम। ये डिफरेंस है। और ये जो माइसीलियम है, ये एक तरह की वेजिटेटिव ग्रोथ है ना। और जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ सरफेस पर हो जाएगी, इसके बाद होगी एरियल ग्रोथ। एरियल ग्रोथ यानी कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। वो जैसे स्पोर्स डेवलप हुए, स्पोर एयर में सस्पेंड होंगे, और एयर करंट्स के साथ जाके क्या होंगे, अलग अलग सरफेसेस पर गिर जाएंगे, वहाँ पर फिर वो जर्मिनेट होंगे। तो ये इनका मोड ऑफ लाइफ है। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स ही डेवलप होते हैं। इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन, इनके अंदर फिशन, बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड भी देखने को मिलते हैं, है ना। आने वाले टॉपिक्स में हम इसको देखेंगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स इन्होंने कई दिए कि हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिजीज़ ये कॉज करते हैं। इसके अलावा ब्रेड और बियर बनाने में यीस्ट यूज़ होता है। कई सारे प्लांट के डिजीज़ इससे कॉज होते हैं, जैसे और पेनिसिलियम जैसे जो फंगस हैं, उनसे हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलती है। अगर फ्रिज में कुछ दिन हम खाना ना रखें, या फ्रिज कई दिन बंद रहे, तो उसमें रखा हुआ खाना भी ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? फंगस इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि फंगस जो है वो कम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाती है। अब आती है बात, ये माइसीलियम हो गया। देखो इनके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक, इसकी स्पेलिंग देखना क्या लिखी है मैंने, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट है। फंजाई ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक होते हैं। अगर वो सेप्रोफाइटिक यानी कि किसी ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो उस कंडीशन में वो पैरासिटिक हो सकते हैं। अगर वो पैरासिटिक नहीं है,
तो उसके इन्होंने लिखा है कि वो सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स का मतलब है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। एसोसिएशन बना के रहना, जैसे कि एल्गी के साथ अगर फंगस एसोसिएशन बनाएगी तो एल्गी क्या करेगी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी क्योंकि उसके पास पिगमेंट्स हैं, और फंजाई क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगी ताकि वो आराम से फोटोसिंथेसिस करता रहे। तो इससे फंजाई को क्या फायदा है, फंजाई को बना बनाया खाना मिल जाएगा जो फोटोसिंथेसिस से एल्गी बना रही है। एल्गी को ये फायदा होगा कि उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए तरह मिल जाएंगे। इस तरह का एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। और दोनों ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। इस केस में एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। और दोनों मिलकर क्या बनाए, लाइकेन। लाइकेन एक एसोसिएशन है फंजाई की और एल्गी की। इसी तरह से माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा भी एक एसोसिएशन है। माइकोराइजा वर्ड में माइको मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब होता है रूट्स। अगर हायर प्लांट की रूट्स के साथ फंगस ने एसोसिएशन बनाया, जिस वजह से जो सरफेस एरिया है रूट्स का वो इंक्रीज हो गया, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ट्री एब्जॉर्ब करने लगा, तो ट्री को तो फायदा हो गया है ना। और फंगस को क्या फायदा होगा, वो प्लांट जो फूड बना रहा है वो उसे आराम से मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन के बारे में इन्होंने दिया है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है। आगे इन्होंने स्पोर्स के नाम दिए हैं। देखो, स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर पर डेवलप होता है उसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी या स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो इसके यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कॉनिडिया नाम का जो फ्रूटिंग बॉडी है या फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्पोर्स बनेंगे उनको कॉनिडियो स्पोर्स कहेंगे। स्पोर्स इसी तरह से बेसिडियम पर बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। और फ्रूटिंग बॉडीज को कार्प भी कहा जाता है। जैसे एस्कोस्पोर्स जिस पर डेवलप होंगे उसको कहेंगे एस्कोकार्प। बेसिडियोस्पोर्स जिस पर डेवलप होंगे उसे कहेंगे बेसिडियोकार्प। ये तो इनके अलग अलग नाम हैं स्पोर्स के या स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर्स यानी फ्रूटिंग बॉडीज के। ये इनकी अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो ये स्ट्रक्चर्स की शेप थी यही क्लासिफिकेशन का कारण बनी। तो फंजाई की जो अलग अलग क्लासेज हैं उसमें अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज और अलग अलग टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, एक तो सेक्सुअल स्पोर्स और एक एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स वो होते हैं जिसमें कि एक ही पेरेंट माइसीलियम इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल वो होता है जिसमें कि दो पेरेंट माइसीलियम इन्वॉल्व होते हैं। देखो, एसेक्सुअल स्पोर्स के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स के एग्जाम्पल हैं। सेक्सुअल स्पोर्स के एग्जाम्पल क्या दिए इन्होंने, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये रखने हैं याद। अब देखो, सेक्सुअल साइकिल के इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है कि अगर दो स्ट्रेन हैं, पहली स्ट्रेन यानी कि पहला जो हाइफी है वो ये है और दूसरा हाइफी ये है। अगर ये दोनों हाइफी एक दूसरे के पास पास आए तो सबसे पहले इनके जो ये सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इनका क्या फ्यूज होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेनी। इसके बाद फ्यूज होगा इनका न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं कैरियोडेनी। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो वहाँ कैसी कंडीशन आएगी, 2n कंडीशन आएगी। अब ये जो 2n कंडीशन है इसमें फिर क्या होगा, मियोसिस, और इस मियोसिस की वजह से फिर से बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है फंगस की कि इनमें ये जो हैप्लॉइड कंडीशन है ये एकदम से बन जाती है ना, और मेंटेन रहती है। कुछ ऐसी होती है कि जिनमें हैप्लॉइड कंडीशन जो है वो कुछ समय तक रहती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि एकदम से वो खत्म हो जाती है।
जैसे सपोज करो कि एक स्ट्रेन जो थी उसका न्यूक्लियस था N और दूसरे का न्यूक्लियस N, इनको फ्यूज होने के बाद जो कंडीशन बनती थी वो थी 2N। अब इस 2N में जब मियोसिस होगा तभी तो N वाले स्पोर्स बनेंगे। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती है कि उसमें जो ये 2N वाली स्टेट है जिसे डाइकैरियन फेज कहते हैं, डाइकैरियन फेज, ये कुछ लंबे समय तक चलती है और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें एकदम से मियोसिस हो जाता है। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह से होता है। वही इन्होंने यहाँ पर हमें समझाया है कि कई बार जो डाइकैरियन फेज है वो कुछ समय तक टिका रहता है और कई बार क्या होता है कि उसमें एकदम से मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। वो सेलुलोज की नहीं बनी होती प्लांट्स की तरह, वो बनी होती है काइटिन और काइटोसैन नाम के सब्सटेंस की। ये काइटिन वही काइटिन है जो कि आर्थ्रोपोडा यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन का कंपोनेंट होता है। इसके बाद अब आता है क्लासिफिकेशन फंजाई का। फंजाई का क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी और दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज की स्पोर किस तरह के हैं, फ्रूटिंग बॉडीज किस तरह की हैं, और इसके अलावा माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है। माइसीलियम क्या बताया मैंने, माइसीलियम एक अरेंजमेंट है किसका, हाइफी का, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जिनसे मिलकर फंगस की बॉडी बनी है। एक चीज मुझे और बतानी थी, देखो अगर ये एक फिलामेंट है तो इस फिलामेंट में सपोज करो ये सेल्स हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और इनके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब तुम देख रहे हो कि एडजेसेंट सेल्स जो हैं, ये एडजेसेंट सेल्स हैं, इनके बीच में क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है किसी फंगस में तो उसे कहते हैं सेप्टेट। If cross wall is present, then it is known as septate. If cross wall is not present, then it is known as aseptate. उसका रीजन ये है कि सेप्टा शब्द जो है इसका मतलब होता है वॉल, है ना। ये एक तरह की वॉल है जो एडजेसेंट सेल्स को सेपरेट करती है। तो इसका होना या ना होना भी फंगस के क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है, इसलिए मैंने अभी बताया है। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी है यहाँ बताई है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। तुम लोगों को याद क्या क्या रखना है क्लासिफिकेशन में, एक तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, इसके अलावा ये याद रखना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें कौन से स्पोर्स होते हैं, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। देखो फाइकोमाइसिटीज के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स ऑन एंड ऑन डीकेइंग वुड, है ना। इसका मतलब कौन सी कंडीशंस में ग्रो होगा, ये मॉइस्चर वाली कंडीशंस में। माइसीलियम इज एसेप्टेट यानी कि क्रॉस वॉल नहीं है। सिनोसिटिक यानी कि मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स, जू स्पोर्स में जू आ गया, इसका मतलब ये होगा मोटाइल। ये याद रखना कि जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, लेकिन असल में कैसे स्पोर्स हैं ये एसेक्सुअल स्पोर्स। ए प्लेनो स्पोर्स, ए प्लेनो का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल। दी स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। एंडोजीनसली प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि अगर ये एक माइसीलियम है तो ये स्पोर्स इसके अंदर इस तरह से डेवलप होते हैं और बाद में ये सब मूव आउट कर जाते हैं। एक्सोजीनस फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर ये एक माइसीलियम है तो इस पे स्पोर्स बाहर की तरफ इस तरह से फॉर्म होते हैं, ना कि अंदर की तरफ। ये डिफरेंस है एक्सोजीनस और एंडोजीनस में। अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, यानी कि गैमीट 1 प्लस गैमीट 2, इससे बनता है जाइगोट। बनने की बजाय यहाँ बनेगा जाइगोस्पोर, और वो जाइगोस्पोर कैसा होगा, डिप्लॉयड। फिर इसमें मियोसिस होगा जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। These gametes are similar in morphology, आइसोगैमस में और में भी डिसिमिलर, एनाइसोगैमस और ओगैमस। ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह से होता है।
है ना। अगर एक जैसे मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सेम गैमीट्स हैं तो उन गैमीट्स को कहते हैं आइसोगैमस, डिफरेंट होते हैं तो एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल देखो इन्होंने कौन से दिए हैं, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या हैं, पेनिसिलियम, सेकेरोमाइसिस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जहाँ जहाँ तुम्हें नाम मिले इन सबको अंडरलाइन कर लेना। तो इनके लिए इन्होंने लिखा है कि दीज आर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, यानी कि लगभग सारे ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखने को, न्यूट्रिशन के मेथड्स देखने को मिलते हैं। सेप्रोफिटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, डीकम्पोजर्स यानी कि सड़ते हुए पदार्थ से न्यूट्रिशन लेंगे, पैरासिटिक का मतलब क्या है, पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ है, और कोप्रोफिलस का मतलब है कि वो किस पर ग्रो हो रहे हैं, फीकल मैटर पर ग्रो हो रहे हैं, डंग पर ग्रो हो रहे हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यानी कि माइसीलियम इस तरह का होगा, उसमें ब्रांचिंग होगी, सेप्टेट होगा, इसका मतलब उसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। एक्सोजीनसली यानी कि जैसे मैंने बताया था वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, और उस स्ट्रक्चर का नाम जिसमें कि स्पोर्स डेवलप होंगे यानी फ्रूटिंग बॉडी, उसको कहेंगे कोनिडिया। फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, स्पोर जर्मिनेट हुआ, उससे क्या बना, माइसीलियम। पहले होगी वेजिटेटिव ग्रोथ और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर को कहेंगे एस्कोस्पोर्स। ये जो टर्म्स हैं ये सभी को याद रखनी है। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सेक लाइक फंजाई कॉल्ड एस्कस। एस्कस का मतलब वो चीजें वो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप होंगे। इसके बाद दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो ये एग्जांपल तो मैंने याद करने के लिए बताया था। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, न्यूरोस्पोरा क्रासा इसका पूरा नाम था। सम मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड बफल्स आर एडिबल्स एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज, यानी कि इनको खाया भी जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास इज बेसिडियोमाइसिटीज। ये क्लासेस हैं फंजाई की, इनके बारे में पढ़ना है। अब इनके बारे में क्या लिखा है, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, यानी कि ये सब कैसे हैं, जंगल में उगते हैं, खाया भी इनको जा सकता है। दे ग्रो इन सॉइल लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। रस्ट और स्मट दिया है। अब प्लांट्स के अंदर कई सारे डिजीज हमने सुने होंगे जो कि रस्ट और स्मट नाम से आते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसका क्या मीनिंग है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, यानी कि अगर माइसीलियम के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे तो हर एक फ्रेगमेंट एक नई माइसीलियम को जन्म दे सकता है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट but plasmogamy is brought by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes। तो वो मैंने तुम्हें बताया था कि एक स्ट्रेन का अगर हाइट ये है और दूसरी स्ट्रेन का ये है तो इनके बीच में क्या हो सकती है, फ्यूजन हो सकती है, जिससे फिर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होगी। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होगा, है ना, डाइकैरियोफेस हम पढ़ के आए हैं, जिससे बन जाएगा बेसिडियम। स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 2, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना, डाइकैरियन, और ये डाइकैरियन डेवलप होगा बेसिडियम में। बेसिडियम जो असल में स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें से फिर स्पोर्स निकलेंगे और वो सब अलग अलग माइसीलियम को जन्म देंगे।
देखो क्या लिखा है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। तो अब इससे क्या बनेंगे, 4 बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, और चारों बेसिडियो स्पोर्स क्या क्षमता रखते हैं, नए माइसीलियम को जन्म देने की। इनको ये बेसिडिया जिस फ्रूटिंग बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं बेसिडियो कार्प, जैसे वहाँ एस्कोकार्प था। और एग्जाम्पल इनके देखो क्या लिखे हैं, अगेरिकस, अस्टिलैगो और पक्सीनिया, ये इनके फंगस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बात आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिटीज वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल या स्पीशीज हमें नहीं पाई जाती। तो अगर हमें कोई स्पीशीज ऐसी पहले मिली भी तो हमने उसको दूसरी क्लासेस में ट्रांसफ़र कर दिया, इसीलिए वजह से इनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई यानी कि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एग्जाम्पल नहीं है। तो अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखो इन्होंने कौन कौन से दिया, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम। ये जो एग्जाम्पल्स हैं सभी के ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया इन्होंने ट्राइकोडर्मा। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने क्या बताई है, ड्यूटेरोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करती हैं, जिनको कॉनिडिया कहते हैं। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। सेप्टेट और ब्रांच का मतलब है कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट है और ब्रांचिंग है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स सेप्रोफिटिक और पैरासाइट्स हैं, और ज़्यादातर उनमें डिकम्पोजर्स हैं या फिर मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि सेप्रोफिटिक हैं। तो हर एक में हमें क्या याद रखना है कि क्या वो सेप्टेट हैं, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, और एग्जाम्पल्स। ये 3 चीज़ें हमें हर एक क्लास ऑफ फंजाई में याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्लांट्स, एनिमल्स और ये वायरस वाला जो कंसेप्ट दिया है इस चैप्टर में। थैंक यू।